वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आपको अपना वीडियो चैनल जो है वो क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। तो इसलिए आपको अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। तो आज हम इस नए लेक्चर में फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। क्या कहता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? जैसे कि हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा है, उसमें कहा था कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज Q। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और उसका फिर फाइनल हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लिया था, क्या है वो सबको याद आया होगा, W इज इक्वल टू ZIT, जहां पे Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को भी डिफाइन किया। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? 1 कूलम से जितना वेट डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का या लिबरेट होता है, उस वेट को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हर सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंसेस देखे थे कि हम भाई वेट डिपॉजिटेड लिबरेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा था, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसमें पहला क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमने बताया था टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सर्किट। दूसरा हमने देखा था टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सर्किट। फिर हमने तीसरा देखा था टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और इस थर्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी मोल रेशियो की, बराबर है। कटायंस के लिए मोल रेशियो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स चार्ज है। इसके लिए एक्सेप्शनल केस एक ही है, कौन है, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के लिए मोल रेशियो 1/2 है और बाकी सारे सिंपल कटायन के लिए मोल रेशियो कितना होगा, उसके चार्ज का रेसिप्रोकल ले लो आप। Al ट्राई पॉजिटिव का 1/3, Zn डाई पॉजिटिव का 1/2, Cu डाई पॉजिटिव का 1/2, Cu पॉजिटिव का 1/1, बराबर है। अनायंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और फिर आपको वहां पे 1 मोल सब्सटेंस तैयार करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़े ये दिख जाएंगे, तो आप उनका रेशियो लेके मोल रेशियो निकाल सकते हो। तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद एक और चौथा हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखा था, जो था वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये सारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि जिनका मोल कंसेप्ट एकदम अच्छा है उनको ये फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, फार्मूले अपने आप तैयार होते जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। लेकिन जिनका मोल कंसेप्ट थोड़ा वीक है उन्होंने जानबूझकर फिर इन फार्मूले की तरफ ध्यान देना चाहिए, लर्न करना चाहिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ को देखा था। अब हम जा रहे हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के तरफ। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं तब हमेशा उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, सेम। तो when any two loads are connected in a series, then same quantity of electricity passes through them। तो हमारे पास यहाँ पे लोड है, दो इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर्स है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप किया है और एक में मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन फिलअप किया है। मतलब मेरे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर रॉड डाले हुए हैं एंड AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, सिल्वर इलेक्ट्रोड डाल दिए। इनको जैसे डायग्राम में दिखाया वैसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, बराबर है। तो हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उनको सीरीज में कनेक्ट किया ताकि उन सब में करंट कैसा फ्लो, एक जैसा। देखो यहाँ पे सर्किट एक ही है, सर्किट एक ही है तो क्या होगा, एक जैसा ही करंट दोनों सेल में पास होगा। तो जब फैराडे ने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कनेक्ट किया था सीरीज में, तब उसने देखा
कि जो भी सब्सटेंसेस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर वो उनका वेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, किसके साथ? उनके इक्विवेलेंट वेट के साथ। मतलब जो भी पदार्थ डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट सीधा किसके ऊपर डिपेंडेंट था? उसके इक्विवेलेंट वेट पर। इसका मतलब यह है कि जिस किसी का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिस किसी का इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसका वेट कम डिपॉजिट होगा। मतलब उसने क्या ऑब्जर्व किया था? वेट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब हमें ये स्टेटमेंट देखना है और इसे प्रूव भी करना है, तो मैं इसका स्टेटमेंट पहले बता देता हूं आपको। तो जब हम कभी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एज शोन इन दिस फिगर, देन फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि वेट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स arranged in a series, then the weights of substances deposited or liberated at respective electrodes are directly proportional to their equivalent weights. तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिखा है, when same quantity of electricity is passed through different electrolytes arranged in a series, then the weights of substances deposited or liberated at respective electrodes are directly proportional to their equivalent weights. अब भाई इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए भी हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए अब इधर देखिए, अब पहली सेल हमारी कौन सी है? कॉपर सल्फेट वाली, और दूसरी कौन है? AgNO3 वाली। यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, मतलब ये कैथोड है, और कैथोड है तो इस पर क्या होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड की साइज ग्रो होगी। सिमिलरली इस AgNO3 सेल में ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो ये किसका रोल प्ले करेगा भाई? कैथोड का। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज सर्व एज अ कैथोड। तो यहां पे सॉल्यूशन में के Ag पॉजिटिव आयन जाएंगे और यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। मतलब यहां AgNO3 सेल में इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का साइज ग्रो होगा, बराबर है। मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर का कैथोड है, उसमें कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की साइज बढ़ेगी। AgNO3 सेल में Ag का कैथोड है, उस पर Ag डिपॉजिट होगा, तो Ag की क्या होगी? साइज बढ़ेगी। मतलब यहां पे वेट ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ रहा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर रेस्पेक्टिवली, बराबर है। अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ को इस्तेमाल करना है। कैसे? तो देखिए, अब हम इमेजिन करेंगे कॉपर हाफ सेल को। कॉपर हाफ सेल इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो वहां पे वेट ऑफ कॉपर भी डिपॉजिट हो रहा है। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो मैं WCU ये सिंबल का इस्तेमाल करता हूं। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इनटू करंट इन एम्पियर इनटू टाइम इन सेकंड, इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। तो इन कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, copper is deposited at cathode, and what weight of copper get deposited? That can be calculated by using the Faraday's first law of electrolysis. कैसे? यहाँ पे देखो, weight of copper deposited is equal to electrochemical equivalent of copper into current in ampere and time in second. तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम weight of copper deposited निकाल सकते हैं। Do you got it? अब इमेजिन करो AgNO3 के सेल को। AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? कैथोड के पास Ag डिपॉजिट होगा, तो व्हाट वेट ऑफ Ag गेट डिपॉजिटेड एट सिल्वर कैथोड, तो भी हम फैराडेज फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इनटू करंट इन एम्पियर इनटू टाइम इन सेकंड। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो एट अ टाइम दोनों सेल में सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो रहे हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, और दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, क्योंकि हमने उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट जो किया है। अब कॉपर को जिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने डिपॉजिट किया, उतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने सिल्वर को डिपॉजिट किया। तो मैंने फैराडेज फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करके ये दो इक्वेशंस तैयार किए, WCU इक्वल टू ZCU इंटू IT एंड WAG इक्वल टू ZAG इंटू IT। तो
तो यहाँ पे T यानी टाइम इन सेकंड है, I यानी करंट इन एम्पियर है, और ये सब कुछ आपको पता है, वो बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इन दो इक्वेशन का रेशियो लूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1/2, कुछ भी करो, 2/1 करो या 1/2 करो, वन एंड द सेम है। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, व्हाट विल वी गेट? वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZCu into IT अपॉन ZAG into IT। ऐसा हमें इक्वेशन मिलेगा। लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब दोनों में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम पास हो रही है, मतलब दोनों का I भी सेम है, T भी सेम है। I और T सेम है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मतलब हमें क्या मिलेगा? वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z ऑफ कॉपर अपॉन Z ऑफ Ag। ये एक हमें कंक्लूजन मिला, बराबर है। अब इमेजिन करो कि कॉपर का अगर Z ज्यादा है तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड भी ज्यादा होगा, कॉपर के Z की वैल्यू कम है तो कॉपर का वेट भी कम डिपॉजिट होगा। सेम थिंग हैपेंस विथ सिल्वर ऑल्सो। अगर सिल्वर का Z ज्यादा है तो क्या होगा? वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड भी ज्यादा, एंड सिल्वर का Z कम है तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड भी कम। Z यानी है क्या भाई? एक कूलम से डिपॉजिट होने वाला वेट। अगर एक कूलम से जिसका ज्यादा वेट डिपॉजिट होता है तो जाहिर है कि ज्यादा कूलम से उसका ज्यादा ही वेट डिपॉजिट होगा। जिसका Z कम है, मतलब एक कूलम से जो कम डिपॉजिट होता है तो ज्यादा कूलम से भी वो कम ही डिपॉजिट होगा, बराबर है। मतलब इस फार्मूले को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वेट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका मतलब जिस किसी का Z ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिस किसी का Z कम होगा उसका वेट क्या होगा? कम डिपॉजिट होगा। तो इसलिए हमें क्या मिला यहाँ पे? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो वेट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब सीधा साधा है, जिस किसी का Z ज्यादा उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिस किसी का Z कम उसका वेट कम डिपॉजिट होगा। यहां तक समझ में आया? लेकिन अब हमें तो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट वेट के टर्म में बताना है। हमें यहां पे स्टेटमेंट मिला किसके टर्म में? Z के टर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के टर्म में। अब क्या करें? तो हम यहां पे Z और इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन देख लेते हैं, बराबर है। हमें बताया गया कि Z ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, क्या है? वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट होने वाले वेट को हम Z कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। वैसे ही 96500 कूलम जिसको हम 1 फैराडे कहते हैं, हमने देखा है कि 1 फैराडे वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हमेशा एग्जैक्टली क्या करती है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट करती है। व्हाट इज मीन बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस? इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। तो जब हम 96500 कूलम पास करेंगे तो सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट के इतना, बराबर है। तो 96500 कूलम से इतना वेट डिपॉजिट होता है, 1 कूलम से इतना वेट डिपॉजिट होता है। वेट के नीचे वेट है, कूलम के नीचे कूलम है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं और दोनों के बीच में रिलेशन लगा सकता हूं। तो क्या आएगा? Z इंटू 96500 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। हमें एक रिलेशन मिल गया, Z इंटू 96500 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अब देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Z इंटू 96500। अब 96500 ये वैल्यू है 1 फैराडे की, वो तो बदलने वाली है नहीं, बराबर है। तो 1 फैराडे की वैल्यू 96500 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये इक्वल टू साइन, इन दोनों को हटा के मैं क्या कर सकता हूं? इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकता हूं, बराबर है। इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकता हूं। जिसका Z ज्यादा उसका इक्विवेलेंट वेट भी ज्यादा होगा। जिसके एक कूलम से ज्यादा वेट डिपॉजिट होता है तो जाहिर है कि 96500 कूलम से भी ज्यादा ही वेट डिपॉजिट होगा। जिसका Z कम है, मतलब एक कूलम से जिसका वेट कम डिपॉजिट होगा तो 96500 कूलम से भी वेट कम ही डिपॉजिट होगा। मतलब जाहिर है जिसका Z कम उसका इक्विवेलेंट वेट कम, जिसका Z ज्यादा उसका इक्विवेलेंट वेट भी ज्यादा। इसका मतलब है इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, बराबर है। इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर
is directly proportional to Z of copper and equivalent weight of silver is directly proportional to Z of silver. लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं? तो इस तरह से मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर. इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो मैं डिवाइड 3/4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ZCU अपॉन ZAG. यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों है? क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, IT सेम है, सारी कंडीशन सेम है, इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट होंगे वो भी सेम ही होंगे, इसलिए कट. तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ECU अपॉन EAG इक्वल टू ZCU अपॉन ZAG ऐसा आया. अब ये इक्वेशन नंबर है X बोलेंगे इसे, और ये इक्वेशन नंबर है Y. इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZCU अपॉन ZAG इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ECU अपॉन EAG. बराबर है. मतलब अब हम थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को इलैबोरेट कर सकते हैं. देखो, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट कम तो क्या होगा? वेट भी कम डिपॉजिट होगा. बराबर है. तो हमें ये इक्वेशन मिला और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जिस किसी का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिस किसी का इक्विवेलेंट वेट कम उसका वेट क्या होगा? कम डिपॉजिट होगा. मतलब इस पर से हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट. तो इस तरह से हमें प्रूव कर सकते हैं. तो फैराडे ने जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट किया था तो उसने देखा कि जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहे हैं उनके वेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के साथ. मतलब उनके वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? इक्विवेलेंट वेट के साथ. और इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. तो हाउ कैन यू गिव द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ? फैराडेज सेकंड लॉ states that when same quantity of electricity is passed through two different electrolytes arranged in a series, then the weights of substances deposited or liberated at respective electrodes are directly proportional to their equivalent weights or directly proportional to their electrochemical equivalents. ये भी बोल सकते हो हम. बराबर है. तो ये ये भी बोल सकते हैं हम directly proportional to their equivalent weight as well as directly proportional to their electrochemical equivalents. तो हमें फाइनल मैथमेटिकल फार्मूला या तो ऐसा मिलेगा या तो फिर क्या मिलेगा? इस तरह से मिलेगा. बराबर है. तो यहाँ पे मैंने दोनों लॉस को दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया और दोनों को कंबाइन करने के बाद मुझे ऐसा मिला WCU अपॉन WAG इक्वल टू ZCU अपॉन ZAG इक्वल टू ECU अपॉन EAG. और इस पर से पता चलता है कि वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. तो इसको हम बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के और क्या फायदे हैं? तो देखिए, हमें फाइनली क्या मिला है? ये इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं दोनों को कंबाइन करके x एंड y को. weight of copper deposited upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of Cu upon equivalent weight of Ag या फिर equal to electrochemical equivalent of copper upon electrochemical equivalent of silver. तो इस तरह से मैं इक्वेशन लिख सकता हूं मैथमेटिकली फैराडेज सेकंड लॉ का. बराबर है. अब यहां पे समझो पहले हमने ये कंसीडर किया तो यहां पे 4 वेरिएबल है. कोई भी 3 वेरिएबल की वैल्यू मालूम है तो हमें रिमेनिंग चौथा क्या करते आएगा? कैलकुलेट करते आएगा. तो हम फैराडेज सेकंड लॉ से किसी भी एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड वेट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड. तो फैराडेज सेकंड लॉ का फायदा क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? हम किसी भी एक आधे अननोन सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे कि समझो कॉपर हमारे लिए अननोन है तो मैंने वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकाला इलेक्ट्रोलिसिस करके. सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हुआ वो भी कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोलिसिस करके. सिल्वर नोन है उसका इक्विवेलेंट वेट मालूम है, कॉपर अननोन था उसका इक्विवेलेंट वेट मालूम नहीं है. तो ये तीनों वैल्यू मालूम है तो मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूँ. तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूजफुल टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन सब्सटेंसेस. तो ये एक उसका फायदा है. बराबर है. अब ये इक्वेशन को मैं आगे भी इलैबोरेट कर सकता हूं. ये तो इक्वेशन ही है ZCU अपॉन ZAG, ये तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया.
अब हम इतना ही कंसिडर करेंगे, WCU अपॉन WAG इज इक्वल टू ECU अपॉन EAG। लेकिन व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर अपॉन वैलेंसी ऑफ कॉपर। व्हाट इज EAG? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वैलेंसी ऑफ सिल्वर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इनटू वैलेंसी ऑफ सिल्वर अपॉन वैलेंसी ऑफ कॉपर। तो इस तरह से मुझे WCU अपॉन WAG के लिए इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा। अब एटॉमिक वेट तो कांस्टेंट होते हैं भाई सारे एलिमेंट्स के, वो बदलते नहीं है। हाँ, इक्विवेलेंट वेट बदलते हैं वैलेंसी के साथ, लेकिन एटॉमिक वेट कभी बदलते नहीं है। एटॉमिक वेट कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट। तो मुझे क्या मिलेगा? WCU अपॉन WAG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ सिल्वर अपॉन वैलेंसी ऑफ कॉपर। देखो अब यहाँ पे वेट ऑफ AG नीचे है एंड वैलेंसी ऑफ AG ऊपर है। वैलेंसी ऑफ AG ज्यादा है तो वेट ऑफ सिल्वर कम डिपॉजिट होगा, वैलेंसी ऑफ AG कम है तो वेट ऑफ सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट होगा। मतलब हम तीसरा भी स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे CU ऊपर है तो यहाँ पे वैलेंसी नीचे है, मतलब CU की वैलेंसी जब ज्यादा होगी तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कम होगा, जब CU की वैलेंसी कम होगी तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ज्यादा होगा। मतलब हमें एक तीसरा ऑब्जर्वेशन मिलता है, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। मतलब जिस किसी की वैलेंसी ज्यादा है उसका वेट कम डिपॉजिट होगा एंड जिसकी वैलेंसी कम है उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो हमें तीसरा स्टेटमेंट मिलता है। तो फैराडे सेकंड लॉ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें पूरा ध्यान में रहे। क्या बताया था उसने? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स arranged in a series, then the weights of substances deposited or liberated are directly proportional to their equivalent weight or directly proportional to their electrochemical equivalent, that is Z, or inversely proportional to their valencies. जिस किसी की वैलेंसी ज्यादा होगी उसका वेट कम डिपॉजिट होगा, जिस किसी की वैलेंसी कम होगी उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा। अब हमने यहाँ पे कॉपर एंड सिल्वर का एग्जांपल लिया था। इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इक्वल टू जेड ऑफ ए अपॉन जेड ऑफ बी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ई ऑफ ए अपॉन ई ऑफ बी इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए अपॉन वैलेंसी ऑफ ए, एटॉमिक वेट ऑफ बी अपॉन वैलेंसी ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? वेट ऑफ ए डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ बी इनटू वैलेंसी ऑफ बी अपॉन वैलेंसी ऑफ ए। इसका मतलब वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ बी अपॉन वैलेंसी ऑफ ए। देखो VB ऊपर है, WB नीचे है। जब ऐसा होता है तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये नीचे है, यहाँ पे ये ऊपर है, तो WA ऊपर VA नीचे, तो इन दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बराबर है। अब यहाँ इस फार्मूले का इस्तेमाल करके देखो, यहाँ इस फार्मूले में 6 वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 वेरिएबल में से कोई भी 5 हमें वेरिएबल्स मालूम है तो हम रिमेनिंग 6th वाला वेरिएबल निकाल सकते हैं। मतलब फैराडेज सेकंड लॉ इज यूजफुल टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट। बराबर है। तो एक हर एलिमेंट की वैलेंसी भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम किसी एक का इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं बाय नोइंग रिमेनिंग वैल्यूज। तो इस 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज मालूम है तो हम रिमेनिंग चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज मालूम है तो हम रिमेनिंग चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम Z कैलकुलेट कर सकते हैं, हम किसी एक की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम किसी एक का इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ऑल अदर वेरिएबल्स आर नोन टू अस। तो ये फायदा है, इंपॉर्टेंस है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। समझ में? तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर पाएंगे, Z कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर हम वैलेंसी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हाउ कैन वी स्टेट द फैराडेज सेकंड लॉ? तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताएंगे, मतलब सब कुछ ध्यान में रहेगा। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू
two different electrolytes connected in a series, then the weights of substances deposited or liberated are directly proportional to their equivalent weight, directly proportional to their electrochemical equivalent and inversely proportional to their valencies. तो इस तरह से हमने एक डेरिवेशन देखा है। इस तरह से हम थर्ड सेकंड लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आप वीडियो एक बार दो बार देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सब कुछ क्लियर है, एक बार आप व्यू कर लीजिएगा। नोट्स आपको मैंने दी है, आप वो नोट्स पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी आपको डाउट आता है, कहीं पे भी कुछ किंतु परंतु तैयार होता है तो आप बेझिझक मुझे सवाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।